हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है 17 सितंबर तक न्यूज़ देख चुके थे और आज हम लोग जो है 18 और 19 सितंबर एक साथ देखने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग जो है 2 दिन मतलब कि डेली न्यूज़ नहीं कवर कर पा रहे हैं क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का इशू हो रहा है। तो अभी थोड़ा सही हुआ है तो हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूज़ भी बहुत सारी हैं। अगर आप देखना चाहो तो मैंने जो है बहुत सारी न्यूज़ कवर की। जैसे आज मैंने पीएम मित्रा जो है पार्क्स पूरा कवर किया है, अच्छे से कवर किया है। तो आप ये न्यूज़ देखोगे एक बार, एक आपकी नज़र पड़ जानी चाहिए। जैसे पराली जलाने का मुद्दा था, वक्फ संशोधन था, ठीक है? यूरोपीय संघ और भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में बातचीत हो रही है। इसके अलावा जो है आरटीआई ये भी कवर किया है मैंने। तो इस तरह से आप ये मैप वगैरह भी देखोगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम कवर करते हैं चीज़ों को। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप थोड़ा-सा अगर धैर्य रख करके इसको 10 मिनट केवल देख लीजिए, 10 मिनट। 10 मिनट मैं इसलिए माँगता हूँ ताकि आपको एक अनुभव हो सके कि हम क्या चीज़ें करा रहे हैं। तो हिंदी माध्यम वाले ध्यान दे करके इसको देखा करें क्योंकि हमारा मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे हिंदी अभ्यर्थी हैं, वो उनको जो न्यूज़ इधर-उधर ढूँढना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, तो वो एक जगह पूरी जो है कंपाइल्ड रूप में मिल जाए। तो डेली के डेली हम लोग करते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 बार से 2 दिन की एक साथ न्यूज़ देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि टेक्निकल इश्यू कुछ आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग डेली न्यूज़ नहीं ला पा रहे हैं। तो अभी ये काफ़ी हद तक सही हो गया, तो अभी ये रेगुलर आएगा, मतलब 20 सितंबर से ये रेगुलर आएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ थी दोस्तों, पीएम मित्रा योजना चर्चा में। अभी आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए थे। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है, ठीक है? तो ये न्यूज़ थी चर्चा में, जिसके कारण ये पीएम मित्र योजना चर्चा में आ गई। तो हमें ये न्यूज़ तो थी, लेकिन हमारे जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब पीसीएस वाले एग्जाम में यूपी पीसीएस भी आ गया आपका, ठीक है? एमपी पीसीएस भी आ गया। अब एमपी पीसीएस वाले इसको ध्यान से देख लें क्योंकि एमपी पीसीएस में क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा, ठीक है? तो पीएम मित्र योजना चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए पीएम मित्र योजना 2021-22 में शुरू की गई थी और कितने वर्षों के लिए? लगभग 6 वर्ष, ये 5 साल आप मान सकते हो। तो 2021-22 का जो आधार वर्ष है वहाँ से शुरू होकर के 2027-28 तक इसको कवर करना है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है वो तो पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं कि ये पूरी योजना है क्या? तो पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म क्या है? ये जो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये टेक्सटाइल से संबंधित, यानी जो है जो हमारा कपड़ा क्षेत्र है उससे संबंधित ये कोई योजना है। तो आगे समझते हैं इसमें है क्या। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योगों, मैंने बताया ना, कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग के लिए एक ही स्थान पर कताई से लेकर के परिधान निर्माण तक पूरी मूल श्रृंखला, यानी जो उसकी वैल्यू चेन है उसको एक ही जगह, तो मूल श्रृंखला की सुविधाओं के साथ विशाल और आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करना है। एक तरीके से ऐसे समझिए कि भारत सरकार का एक उद्देश्य है कि एक ही जगह सारी चीज़ें हो जाएँ। जैसे एक ये पार्क बना दिया, तो यहीं पे हमारा जो कपड़ा का जो हमारा रॉ मटेरियल वो उत्पादन हो रहा है, यहीं फैक्ट्री लगी है, यहीं पे सारे डिज़ाइन हो रहे हैं कपड़ा और यहीं से निकल के सीधा जो है मार्केट में आ रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि जो हमारा जो वस्त्र उद्योग है वो एक ही जगह स्थापित रहेगा, तो बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट की समस्याएँ थीं, इसके अलावा जो है अलग से जो पैसा खर्च करना पड़ता तो वो बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने पीएम मित्र योजना शुरू की थी और बहुत ही बेहतरीन योजना है और इसका लाभ भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर बनना। मैंने आपको पहले बताया कि भारत सरकार का अभी जो मेन उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर पर है, यानी स्वदेशी अपनाओ। अब इसको आप जो है मेंस में अगर जोड़ना चाहो तो एक जो 1907 में स्वदेशी आंदोलन चला था, उसी से जोड़ करके आज के संदर्भ में इसको देख सकते हो कि उस समय भी एक मूवमेंट चला था कि स्वदेशी अपनाओ, ताकि जो भारत का पैसा है वो भारत में रहे। एक तो दूसरा, हम किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहें, ठीक है? और तीसरा, बहुत सारे जो विदेशी शक्तियाँ, जैसे अभी अमेरिका ने 50% की टैरिफ लगा दिया, प्लस यूरोप के जो बाज़ार हैं वहाँ, क्योंकि बाज़ार तो नहीं, बाज़ार तो अपने भारत में इतना, मतलब 140 करोड़ लोग अगर रहते हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट है पूरे विश्व का, ठीक है? तो अगर इतना बड़ा विश्व का मार्केट है तो हम अपने ही चीज़ों को प्रमोट क्यों ना करें? और इसके लिए बार-बार जो प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं कि हमें अपने स्वदेशी सामानों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी संदेश को लेकर के ये पीएम मित्र योजना शुरू की गई थी और ये 2021-22 से 2027-28 तक के लिए है, जिसमें हमें 7 पार्क विकसित करने हैं। 7 पार्क देखोगे तो ये हैं, अभी मैं बताऊँगा ये कौन-कौन से हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा इसमें स्वदेशी की बात की गई, तो इसका जो पीएम मित्र योजना है ये समझ लो, इसके आगे इसी पीएम मित्र योजना में क्या है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के विजन को, आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है उसको साकार बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? पीएम मित्र का। मैंने अभी जैसा बताया आपको, ठीक है? फिर इसमें पीएम मित्र में 5F विजन है। 5F है क्या? ऐसे समझो कि यही इसी पार्क में फॉर्म होगा। फॉर्म का मतलब यहीं पे रॉ मटेरियल बनाने के लिए एक फॉर्म स्थापित किया जाएगा, ठीक है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा
जो पदार्थ होता है वो यहीं होगा। फिर यहीं सीधा फॉर्म से फाइबर यानी एफ यानी फॉर्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन का मतलब जो उसका फैशन डिजाइनिंग वगैरह करना है वो, और यहाँ से पूरा प्रयोग होकर के सीधा फॉरेन भेजना है, यानी हमको निर्यात पे अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये 5F विजन है। इसके अलावा कुल 7 PM मित्र पार्क स्थापित किए जाने हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में, MP, UP, महाराष्ट्र। अगर आप इसको मैप में देखो तो ऐसे समझो कि तमिलनाडु का ग्रीन फील्ड जो है, अब ग्रीन फील्ड आपको पता होगा कि बिल्कुल नए तरीके से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब अगर कोई चीज़ नई तरीके से शुरू की जाती है तो उसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड उद्योग है। जैसे कोई ये उद्योग है, ये अगर नए तरीके से बिल्कुल शुरू किया जाएगा, बिल्कुल नया, मतलब ये जमीन से लेकर हर चीज़ बिल्कुल नई है, तो इसको बोलेंगे ग्रीन फील्ड। अगर कोई उद्योग पहले से स्थापित है तो उसको हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड। मतलब ब्राउन फील्ड, अगर ये उद्योग पहले से स्थापित है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और इसको फिर से नया बनाना, तो वो हो जाएगी ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ये सब शब्दावली याद रखा करो ताकि आपको चीज़ें कवर हो जाए। तो ये सब ग्रीन फील्ड है। आप देखो ग्रीन फील्ड ये बिल्कुल नए बनाए जाएंगे। अब इसमें 2-3 ब्राउन फील्ड भी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्राउन फील्ड का मतलब ये पहले से हैं, इन पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके इनको नया जैसा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ लो कहाँ है। तमिलनाडु में है एक विरोध। अब इसमें आप नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन तमिलनाडु पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा ग्रीन फील्ड। ठीक है, फिर कर्नाटक में भी ग्रीन फील्ड। अब इसको ऐसे याद रखो कहाँ ग्रीन फील्ड है और कहाँ ब्राउन फील्ड है। तो आपका तमिलनाडु में ग्रीन फील्ड है, कर्नाटक में भी ग्रीन फील्ड है, तेलंगाना में जो है वारंगल में वो ब्राउन फील्ड है। ठीक है, और महाराष्ट्र का जो है जो अमरावती में है, अमरावती एरिया यहाँ पे है बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पे ब्राउन फील्ड, तो 2 जगह ब्राउन फील्ड है, बाकी सब जगह ग्रीन फील्ड है। यानी 5 आपकी ग्रीन फील्ड है और 2 आपकी ब्राउन फील्ड है। ठीक है, अब इसको आप GF BF से याद कर सकते हो कि 5GF 2VF, ऐसे आप याद रहेगा आपको चीज़ें, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो अपना जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है ग्रीन फील्ड, इसके अलावा जो गुजरात में है नवसारी में। ठीक, तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। अब जैसे मध्य प्रदेश में जो अभी स्थापित किया गया हाल ही में, वो है धार जिला, मैंने आपको न्यूज बताया, यही स्थापित किया गया ग्रीन फील्ड है। ठीक, तो ऐसे आपको सारे याद हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको PM मित्र योजना अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी आप कमेंट जरूर किया कीजिए कि सर जो है ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो उनको हम अलग से भी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगली बार न्यूज़ लाएंगे तो उसको हम और बेहतर तरीके से समझा देंगे ताकि आपको चीज़ें कवर हो जाए। PM मित्र पार्क, कुल मिला के इस योजना में पार्क स्थापित करने, पार्क मतलब एक पूरा उद्योग जगत एक ही पार्क में शामिल हो जाएगा। उसमें फैशन से लेकर के सारी चीज़ें, वहीं हर चीज़ डिजाइन हो जाएगी। ठीक, तो ये PM मित्र पार्क आप समझ में गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी न्यूज़ थी पराली जलाने को लेकर के किसानों को जेल में भेजने का मुद्दा। अभी हाल में CBI या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इनको जो पराली जलाते हैं इनको जेल भेज देना चाहिए ताकि एक संदेश जाए समाज में। मतलब जो किसान जानबूझ करके पराली जलाते हैं, उनको पता भी है कि जो है इससे जलाने से प्रदूषण होगा, तो CBI साहब ने कहा है कि इनको जेल भेजो, तब एक जो है सकारात्मक संदेश जाएगा किसमें, समाज में। तो ये चीज़ें रुकेंगी, क्योंकि रुक नहीं रही, प्रदूषण का मुद्दा रुक नहीं रहा है। तो फिर उसी में केंद्र सरकार ने जो है बोला कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसानों को इसके लिए दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ होती हैं। बात सही भी है, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ हैं, किसान को हम इतना दोषी नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो किसान हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो है किसान सभी खराब होते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसान हो, बड़े किसान हैं, और वो लोग पराली जलाते हैं, तो छोटे किसान भी उनको देख करके पराली जलाते हैं। तो इनको जो है अगर जेल होगी तो एक तरीके से एक छोटी सी सजा दी जाएगी, तो पराली जलाने पर रोक लग सकती है। हालांकि अब ये केंद्र और न्यायालय का मुद्दा बन गया है, मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का मुद्दा बन गया है, तो ये चर्चा में था। तो इसमें आप शक्ति का पृथक्करण, मैंने आपको पहले ही बताया कि शक्ति का पृथक्करण वाला मुद्दा भी, इसमें शक्ति का पृथक्करण ये मुद्दा भी पॉलिटी में जुड़ जाता है कि शक्ति के पृथक्करण का मुद्दा जुड़ेगा कि ये किसके पास शक्ति है कि आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट देगा कि केंद्र देगा। ठीक है, इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम में किसानों को छूट दी गई है। अभी आपको पता होगा 2020-21 में एक कानून बना था, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, यानी क्लीन एयर क्वालिटी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये के CAQM एक्ट 2021। इसी के तहत जो है किसानों को छूट दी गई, किसके संदर्भ में, कि अगर ये मान लीजिए ठीक है अपनी मजबूरी में चीज़ें जलाते हैं तो इनको प्रदूषण फैलाने को लेकर के जेल नहीं होगी, इन्हें छूट प्राप्त है। अब आपको पढ़ना क्या है, वायु प्रदूषण का प्रमुख मुद्दा, मतलब वायु प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, अभी फिर से चर्चा में रहेगा। और मैंने पिछली न्यूज़ में ये चीज़ें बहुत डिटेल में कवर की हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं कवर करूँगा। आपको देखनी तो पीछे डिस्क्रिप्शन में पूरी इसकी लिस्ट पड़ी हुई है हमारी न्यूज़ की, वहाँ से आप देखो जाकर। ठीक है,
तो वायु प्रदूषण आप अगर आप किसी किताब से पढ़ना चाहो तो वहाँ से कवर कर सकते हो, या फिर गूगल से, चैट जीपीटी से, इनसे भी आप चीज़ें कवर कर सकते हो वायु प्रदूषण के संदर्भ में। लेकिन मैंने वहाँ चीज़ें कवर करा दी, तो एक आपको मतलब कि अच्छे से कवर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर कराई गई, वो चीज़ कवर कराई जाती है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यूपीएससी को ध्यान में रख करके मैं चीज़ें कवर कराता हूँ, तो आप जरूर देखा करो। ठीक, तो पराली जलाने का मुद्दा था, लेकिन हमारे मतलब का क्या था, वायु प्रदूषण और दूसरा शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, और एक और था जो फैक्ट याद होना चाहिए, CAQM एक्ट, और AQ ये मतलब जो आयोग बना है ना, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। इसी वायु प्रदूषण के तहत आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा दोस्तों, मैंने वक्फ अच्छे से कवर किया। अभी कल मैंने 16 सितंबर वाली न्यूज़ में अच्छे से कवर किया, जो मैंने 2 दिन की न्यूज़ एक साथ लेकर के आया था, वक्फ बोर्ड वगैरह, तो उसमें पूरा अच्छे से कवर किया था वक्फ। तो उसको आप देख लो, तब ये न्यूज़ देखोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो वक्फ अधिनियम बना था, संशोधन अधिनियम, अभी 2024-25 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पर कुछ जो है याचिकाएं दायर की गई थी कि ये अधिनियम कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन करती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उस पर बदलाव के आदेश दिए। क्या क्या दिए कि वक्फ संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बदलाव या रोकने के आदेश दिए। पहला क्या है कि न्यायालय ने इस आवश्यकता पर रोक लगा दी है कि केवल 5 साल तक अभ्यास करने वाले मुस्लिम ही वक्फ बना सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा कानून बना था 2025 का, उसमें यह कहा गया था कि जो मुस्लिम 5 साल तक मतलब इस अभ्यास करता है, किसका, वक्फ का, वक्फ मतलब उसमें मैंने आपको बताया था मुतवल्ली वगैरह सारी चीज़ें, तो उसमें अगर 5 साल तक रहेगा तभी जो है उसको वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। तो ऐसा कानून में किया गया था संशोधन के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया है। तो ध्यान रखना, न्यायालय ने इस आवश्यकता पर रोक लगा दी है कि ये आवश्यकता नहीं है कि केवल 5 साल तक अभ्यास करने वाले मुस्लिम ही वक्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हटा दी गई। दूसरा, जो CWC में मैंने बताया था, CWC सबसे ऊपरी बॉडी होती है केंद्रीय स्तर पर, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 और स्टेट वक्फ बोर्ड में जो 3 तक सीमित कर दिया गया। पहले कितनी थी जो संशोधन अधिनियम में कि 12 और 7 की जाएगी। CWC में भारत सरकार ने कहा था कि 12 मेंबर होंगे, और जो SWB है बोर्ड, उसमें 7 मेंबर होंगे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 और 7 नहीं हो सकते, 4 और 3 कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और तीसरा उन्होंने बदलाव ये रोक लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि SWB यानी स्टेट वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिमानतः मुस्लिम होने चाहिए। अधिमानतः मतलब अगर जहाँ नहीं है मुस्लिम कोई वक्फ वाला, तो वहाँ आप दूसरे धर्म का रख सकते हो, लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम है तो वहाँ पे CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, मुस्लिम व्यक्ति ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने 3 बदलाव मोटे मोटे थे, हमने जो है इसको कवर कर दिया है। और आपको वक्फ बोर्ड और सारी चीज़ें समझनी है तो आप पीछे वाली न्यूज़ जरूर देखा कीजिए। ठीक है, अभी ये जो मुद्दा हुआ, ये पूरा बदलाव हुआ, तो इसमें मेन हमारे यूपीएससी के लिए क्या चर्चा में था, इसमें धार्मिक स्वायत्तता यानी धार्मिक स्वायत्तता और राज्य के नियमन के बीच संतुलन का बड़ा मुद्दा अभी भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, इसके अलावा उनके उसमें जो भी स्वतंत्रता में जो भी शामिल होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार अगर कोई रेगुलेशन करती है तो ये दोनों मुद्दे टकरा जाएंगे। तो वही लिखा है, धार्मिक स्वायत्तता और राज्य का नियमन, ये दोनों मुद्दे टकराएंगे आपस में। कुल मिलाकर के मूल अधिकार और DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और DPSP, इन दोनों का टकराव है इस मुद्दे पर। ठीक है, तो आपको इस ढंग से पढ़ना है कि अगर नीति निर्देशक तत्व लागू करते हैं तो मूल अधिकार का हनन होता है, अगर मूल अधिकार को देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है DPSP का, कि पूर्णतः राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा। तो इसका संतुलन बहुत जरूरी है, DPSP और मूल अधिकार का। ठीक है, तो ये मुद्दा चर्चा में रहा, तो आपको अच्छे से इसको कवर करना चाहिए, किसको, धार्मिक स्वायत्तता और राज्य का नियमन के बीच संतुलन। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए पॉलिटी में जाकर के आपको कुछ नहीं, केवल कवर करना है आपको मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो प्री के लिए हो जाएगा। इसके अलावा उसी अगर आप लक्ष्मीकांत जैसी पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स अलग से लिखे रहते हैं, किसके संदर्भ में, कि धार्मिक स्वायत्तता और राज्य का नियमन के बीच अगर संतुलन बनाना हो तो क्या क्या उदाहरण लिख सकते हो, तो वो चीज़ें भी पढ़ा करो। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट आप न्यूज़ से कवर कर लो, इसके अलावा जो उसका बेसिक है वो आप बुक से कवर कर लो तो हो जाएगा आपका। ठीक, तो यूपीएससी के लिए चीज़ें कवर हो जाएंगी, धार्मिक स्वायत्तता और राज्य का नियमन के बीच संतुलन कैसे हो सकता है। फिर न्यूज़ 4 में आता है, इसके देखिए बहुत सारे आर्टिकल भी आते हैं न्यूज़पेपर में, अगर आप हिंदी अखबार भी पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल आते हैं जो इस पर बेहतर बीच का रास्ता बताते हैं कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, फिर न्यूज़ 4 पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से कवर किया है। ये वक्फ बोर्ड, वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, CWC क्या है, SWB क्या है, ये सब पूरा अच्छे से कवर किया है। अगर आप देखना चाहो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये है कि हाँ ये चीज़ें कवर की गई हैं। ये देखिए,
वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्या था, पूरा पिछले न्यूज़ में मैंने कवर किया है। देखो ये सब चीज़ें अच्छे से कवर की गई हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। तो आप अगर जो है देख रहे हो ये मुद्दा, तो पीछे जा करके इसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे अपने न्यूज़ पे आते हैं। ये हमने कवर करती है चौथी न्यूज़ जो थी दोस्तों। अब देखिए ये जो हिंदी में पीपीटी होती है ना, इसको आप ये देख करके इग्नोर ना कीजिए कि ये दिख नहीं रहा है या समझ में कम आ रहा है। आप ये देखो कि आपके लिए न्यूज़ कितनी बेहतर है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी के लिए सकारात्मक भविष्य, मतलब जो यूरोपीय संघ है, ईयू, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, और भारत के बीच साझेदारी, किसके संदर्भ में साझेदारी? क्योंकि ईयू चाह रहा है कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हो, क्योंकि भारत के पास क्या है? मार्केट। भारत के पास है मार्केट, ठीक है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, तो जितने देश होते हैं विश्व के, वो भारत को कभी अलग थलग करके नहीं देख सकते। यहीं अगर हम लोग जो है जनसंख्या में कम होते, तो उनको लगता कि मार्केट है नहीं, तो भारत के साथ हो सकता था कि उस तरह का संबंध ना होता, ठीक है। तो अभी क्या हमारे पास मार्केट, तो हम जिस देश को चाहे उस देश को अपने पक्ष में कर सकते हैं, इसीलिए कोई भी हमको इग्नोर भी नहीं कर सकता। और दूसरा है कि भारत एक महाशक्ति भी है, परमाणु शक्ति भी है। इसके अलावा इसरो और टेक्नोलॉजी में भी हम दूसरे देशों के बिल्कुल समकक्ष आ गए हैं। अब आप देखोगे कि भारत की गिनती इन 5 जो परमानेंट मेंबर है यूएन के, सुरक्षा परिषद के, उसके साथ होने लगी भारत की तुलना। और यहाँ से नहीं हो रही है, पिछले 20 मतलब कह सकते हो 1990 से शुरू हो गई थी तुलना। जब 1991 का हमने जो है एलपीजी सिस्टम लागू किया था, तभी से तुलना शुरू हो गई थी कि भारत एक महाशक्ति बन सकता है, ठीक। तो भारत के पास क्या है? एक तो मार्केट है, और हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध है जो दूसरे देशों के पास नहीं है, ठीक है। तो हर देश चाहता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों, तो भारत और यूरोपीय संघ एफटीए भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये जब होगा तो हम लोग इसको करेंगे, लेकिन अभी बाधा क्या है? मतलब ईयू जो है उसको लगता है कि भारत द्वारा रूस के सामरिक अभ्यास में भाग लेना और रूसी कच्चा तेल खरीदना, ये कहीं ना कहीं एफटीए जो भारत यूएफटी हो सकता है उसमें बाधा डाल सकता है। क्योंकि कई सारे ईयू मेंबर, जो यूरोपियन यूनियन मेंबर है, वो चाहते हैं कि भारत रूस से, क्योंकि रूस क्या कर रहा है? यूक्रेन पर हमला कर रखा है। तो यूक्रेन पे जब हमला कर रखा है, तो बहुत सारे यूरोपीय देश रूस को बाइकआउट करते हैं, और रूस से हम क्या खरीदते हैं? कच्चा तेल, और उसके जो सामरिक अभ्यास है उसमें भाग ले लेते हैं। इसके अलावा जो उसका सामरिक, जिसे हमने S-400 खरीदा था डिफेंस सिस्टम, तो इस संबंध में लेकर के बहुत सारे यूरोपीय देश एक मत नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत के साथ तभी संबंध अच्छे होने चाहिए जब भारत रूस से अलग थलग हो, क्योंकि वो अलग थलग है। लेकिन हम किसी देश के अधीन थोड़ी ना काम करते हैं, हम तो संप्रभु देश हैं, हमें जहाँ बेहतर चीज़ें हमारे लिए होंगी वहाँ हम जाएंगे। तो ये जो है मुद्दा था आईआर के लिए, मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। बाकी क्योंकि ये मुद्दे हैं, आपको कवर करते रहना चाहिए ताकि आपके कुछ की पॉइंट्स मिलते रहें आईआर के लिए, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है, इस वर्ष आरटीआई प्रश्नों की संख्या 10 लाख के भी पार हो सकती है। आपको पता होगा 2022 से रेगुलर इनमें संख्या बढ़ रही है। अब यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा प्री में, तो ये बना देगा कि जो आरटीआई दायर होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बढ़ रहे हैं संख्या, ठीक। दूसरा, आपको सूचना आयोग जाके पॉलिटी में कवर करना है। अब मैं आपको बता दूं 2019 में इसमें संशोधन हुआ था सूचना आयोग में। आपको पता होना चाहिए इसमें 10 सदस्य, 10 आयुक्त, यानी सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। 10 सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है इस सूचना आयोग में, ठीक। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने समय के लिए करता है? 65 वर्ष, या जो निर्धारित की जाए। इसके अलावा इनकी जो है सैलरी वगैरह कौन देगा? तो पूरा जो है अभी 2019 के संशोधन से, आरटीआई अधिनियम था ना, आरटीआई अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया था 2019-18 में, तो 19 में लागू हुआ था। तो सूचना आयोग में कुछ बदलाव हुए थे। पहले सूचना आयोग 1+3 हुआ करते थे, ठीक है, यानी 4 लोग। अब कितने कर दिया? 1+10। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? पीएम और लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता, यानी एलओपी, और प्लस एक मंत्री, ये लोग सिफारिश करते हैं किससे? राष्ट्रपति से, ठीक। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है फिर कि कौन हो सकता है, ठीक है, कौन हो सकता है कौन नहीं, राष्ट्रपति जी, ठीक। तो राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों की। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक, किसमें? सूचना आयोग में। इसके अलावा अब ये सूचना आयोग जाके आपको कवर करना है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया ताकि आपके प्री का क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। एक तो ये सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है और नियुक्ति कौन करता है, भाई सिलेक्ट करके नाम देंगे तब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा, ठीक है। इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी जो हमारा है, यही आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल चलाता है। ऑनलाइन पोर्टल 2013 में लॉन्च किया गया था। आपको याद हो कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, 2005 में। इसी के तहत 2013 में एक पोर्टल बनाया गया था ऑनलाइन, जिसके तहत ऑनलाइन शिकायतें या ऑनलाइन आरटीआई दायर होती है, तो वो यही चलाता है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। तो ध्यान रखना, सूचना आयोग नहीं देखता है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसको देखता है। किसको? आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल। इसी में देखता है कितनी संख्या में आरटीआई दायर की गई, तो वो यही इसी ने बताया कि 10 लाख से ज़्यादा हो सकती हैं आरटीआई इस बार। और 2022 से रेगुलर ये बढ़ रही हैं। 2022 में 7 लाख के आसपास थी, फिर 2023 में 8 लाख हो गई 2023 में, और 2024 में लगभग 9 लाख, और 2025 कह रहे हैं कि 10 लाख पार कर सकती हैं, ठीक है।
और एक मैंने पहले भी मुद्दा बताया था, सूचना का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं जो दूसरा एक कानून बना था डीपीडीपी, ठीक है, डीपीडीपी एक्ट बताया था ना, जो पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते, उसके तहत कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार का महत्व कम हो रहा है। तो वही मैंने मुद्दा एडिटोरियल के रूप में पिछली न्यूज में कवर किया हुआ है, तो वहाँ आप देखो जाकर के, ठीक। अभी एक न्यूज़ थी, अभी आप समझ गए होंगे आपको पढ़ना क्या है, सूचना आयोग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ये तो मैंने बता ही दिया। आपको मेन जो पढ़ना है वो सूचना आयोग जाके पढ़ना है अच्छे से, कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या प्रावधान है। दूसरा मैंने ये बताया कि 10 लाख तक के आरटीआई आ सकते हैं, तो ये भी याद रखना है इसकी संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। हो सकता है यूपीएससी घुमा के एक जो प्रश्न कथन रूप में बना दे कि लोगों के आरटीआई दायर करने की संख्याएं घट रही हैं, आरटीआई दायर करने की संख्या घट रही है। तो ऐसा ना सोच लेना कि घट रही है, पिछले 4-5 साल से बढ़ रही है, ठीक है। तो पिछले 5 सालों से संख्याएं बढ़ रही है, ठीक। तो ये कथन याद रखना। आगे चलते हैं, हिल्सा मछली जो चर्चा में है। अभी आपको पता होगा कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ दुर्गा पूजा जो नवरात्रि शुरू होती है, तो वहाँ क्या होता है, दुर्गा पूजा। आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को की सूची में भी ये दुर्गा पूजा शामिल है, दुर्गा पूजा, ठीक है। तो दुर्गा पूजा जब शुरू होती है तो उससे पहले वहाँ के कल्चर में इस मछलियों का जो है व्यापार बढ़ जाता है। तो हिल्सा मछली काफ़ी चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले इस मछली की मांग बढ़ गई है। फिर बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है कौन? हिल्सा मछली। अब हिल्सा मछली के बारे में समझ लो कि बांग्लादेश की क्या है, राष्ट्रीय मछली है। और ये केवल बांग्लादेश में नहीं पाई जाती, भारत के वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, असम में और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश में तो पाई जाती है, साथ में भारत में। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो हिल्सा मछली पूछ लेगा, दूसरा पूछ सकता है अगर वो नाम दे रहा है कि हिल्सा मछली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि ये केवल भारत बांग्लादेश में पाई जाती है या फिर ये भारत के उत्तर प्रदेश वाली नदियों में पाई जाती है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये राज्य याद रखना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश। कुल मिला के जो बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश हैं उनको याद रखना, ठीक। मतलब बंगाल की खाड़ी वाले देश नहीं कह सकते, राज्य कह सकते, क्योंकि वेस्ट बंगाल भी जुड़ता है, उड़ीसा त्रिपुरा भी कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के आसपास, बंगाल की खाड़ी के आसपास है। फिर असम और आंध्र प्रदेश में भी ये पाई जाती हैं। फिर ये पाकिस्तान में भी हैं, म्यांमार में भी हैं, इराक में भी हैं, ईरान में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, थाईलैंड, बहरीन, इंडोनेशिया, कुवैत में भी पाई जाती है। तो ये हमको केवल ये याद रखना, देखो ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद कर लेना कि बांग्लादेश भारत के अलावा भी अन्य देशों में भी पाई जाती हैं, और भारत के 5 राज्यों में मुख्यतः पाई जाती हैं। और ये मुख्य भोजन भी है भारतीयों के, या पूर्वी या पूर्वोत्तर भारतीयों का मुख्य भोजन भी है हिल्सा मछली। अभी मछली मैंने लिया क्यों? क्योंकि इसमें एक खास विशेषता है। ये इसकी एक विशेषता, ये मछली एक एनाड्रोमस मछली है। एनाड्रोमस क्या होता है? एनाड्रोमस का मतलब होता है जब ये प्रजनन करना होता है तो ये आ जाती है मीठे पानी में। जैसे मान लीजिए बंगाल का क्षेत्र, अगर आप मैप से देखो यहाँ पे, यहाँ समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैप भी हमारे पास भारत का। तो ये बंगाल का क्षेत्र, यहाँ आपका देखोगे बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये मछली, हिल्सा मछली क्या करती है कि जब इसको प्रजनन करना होता है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा वाली नदी, ये ब्रह्मपुत्र वाली नदी में चली जाती है। तो प्रजनन के दौरान ये मीठे पानी में चली जाती है, यानी इसका प्रजनन मीठे पानी में होता है। ध्यान रखना, हिल्सा मछली का प्रजनन मीठे पानी में, और जब इस बड़ी हो जाती है तो ये खारे पानी में रहती है, समुद्र वाले एरिया में। तो इसलिए काफ़ी चर्चा में है कि जब भी हिल्सा मछली को प्रजनन करना होता है तो वो चली जाती है नदी में, ठीक है। और जब इसको जो है मतलब जब बड़ी हो जाती है तो ये आ जाती है खारे पानी में। तो ये काफ़ी चर्चा में था, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। तो हिल्सा मछली याद रखना, हो सकता है नाम से भी पूछ ले यूपीएससी, और इसकी विशेषताओं से भी पूछ ले कि इसकी विशेषता ये है कि ये प्रजनन के दौरान, हो सकता है उल्टा लिख दे, प्रजनन के दौरान खारे पानी में रहती है और वैसे वो जो है मीठे पानी में रहती है। तो ध्यान रखना, प्रजनन के दौरान ये किस में रहती है? मीठे पानी में, और नॉर्मली ये कहाँ रहती है? खारे पानी में। तो हिल्सा मछली याद रखना। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में COP30 से पहले प्रमुख उत्सर्जक देशों ने जलवायु लक्ष्यों पर अपडेट में देरी की है। अभी आपको पता होगा कि जो NDC है ना, नेशनल डिटरमाइन, ये NDC का फुल फॉर्म क्या है? NDC समझ लो ऐसे कि जो मतलब कि एक तरीके से हर देश के अपने कुछ योगदान देने ना, किसमें? ग्रीन हाउस कम करने में। तो उनके कुछ योगदान हर 5 साल में नए होते हैं। इसको मैं अच्छे से कवर करूंगा, इसे समझ लो आप, क्योंकि ये न्यूज़ थी कि COP30 से पहले प्रमुख उत्सर्जक देश, उत्सर्जक मतलब जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। तो प्रमुख कौन कौन? जैसे USA हो गया, यूरोप के कई सारे देश हो गए, चाइना हो गया, ठीक है। इसके अलावा जितने भी विकसित जो है देश हैं, वो ये GHG का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं। तो उन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित करने थे किसके तहत? पेरिस समझौता के तहत, राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य निर्धारित करने, तो वही है NDC, राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य, कि हम जो इतना कम करेंगे, हम इतना कम करेंगे 2030 तक। ये जो है बाध्य, एक तरीके से बाध्य नहीं, मतलब गैर बाध्यकारी 2030 तक लक्ष्य निर्धारित करने हैं। तो आपको पता होगा जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें यही कहा गया था कि NDC हर देश को अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे NDC के तहत, कि हम कितना CHG कम करेंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। तो उन्होंने अभी तक कोई लक्ष्य को जो है
अपडेट नहीं किया। हर 5 साल में अपडेट करना था, यानी 2015 में जब हुआ था कौन सा पेरिस समझौता, तो 2020 में सबने अपडेट किया, फिर इसका 2025 में अपडेट करना था। हर 5 साल में अपडेट करना होता है ना कि हम कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, हमारा अपडेट इतना है। और हर बार बेहतर करना, ये नहीं कि पहले तुमने 20% किया, आप कह रहे हैं हम नहीं 15% करेंगे। अगर पहले 20 किया है तो अब जो है आप 21 करो, 20 करो, लेकिन आप 19 नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो पहले आपके लक्ष्य थे उसी के आधार पर आगे बढ़ना है। तो एनडीसी यही है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि COP30 जो अभी होने वाला है ब्राजील के बेमेल शहर में, उससे पहले प्रमुख उत्सर्जक देशों ने जलवायु लक्ष्यों पर, यानी ग्रीन हाउस गैसों का जो लक्ष्य है उस पर अपडेट में देरी की है। मतलब अभी तक अपडेट नहीं दिया है कि अगले हम 5 साल तक क्या क्या करेंगे। यूरोपीय संघ ने अभी तक आम सहमति को अंतिम रूप नहीं दिया है, क्योंकि यूरोपीय संघ में क्या है कि कई सारे देश है, 27 देश हैं लगभग। तो उनमें अलग अलग उनके जो है क्या है कि हमें उनके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, उनमें एक सहमति नहीं बनी कि हम कितना एक साथ बोले कि ये बिल्कुल सबके लिए सहमति बन जाए। फिर आपको पढ़ना क्या, एनडीसी क्या है, पेरिस समझौता पढ़ना है। फिर लक्ष्य क्या है एनडीसी का, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, ठीक है। भारत ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। और ध्यान रखना एनडीसी एक गैर बाध्यकारी है, मतलब किसी को बाध्य नहीं किया गया कि आप इतना ही निर्धारित करो। राज्यों पे मतलब कि देशों पे छोड़ दिया गया कि आप अपने स्तर पे देखिए कितना कम कर सकते हो, ठीक है। एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एनडीसी के थ्रू। इसको शायद नेशनल डिटरमाइन करके कुछ बोलते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आई थिंक, एनडीसी। तो इसको आप सर्च कर लेना क्या है कंट्रीब्यूशन नेशनल, ये डी का मतलब मुझे लगता है डिटरमाइंड ही है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक। तो एनडीसी ध्यान रखना। और ये न्यूज़ थी तो इसलिए मैंने कवर कर दिया। आपको पढ़ना क्या, भारत के संदर्भ में पेरिस समझौता, एनडीसी क्या है और ये गैर बाध्यकारी है, और इसको 2025 में अपडेट करना था COP30 से पहले, ठीक है। COP30 होने वाला है नवंबर में, तो नवंबर में जब होगा उससे पहले हमने एनडीसी निर्धारित करना पड़ता है। तो भारत ने किया कि नहीं किया ये भी देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप कवर करो जाके अलग से, और आप कमेंट किया करो, तो मैं इसको जो है कमेंट में भी लिख दूंगा क्या है ये, इसके कुछ लक्ष्य हैं भारत के संदर्भ में, तो वो भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक। तो आप लोग कमेंट करोगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। आगे चलते हैं दूसरे दोस्तों, जो 8वीं न्यूज़ थी 18 तारीख में कि रूस ब्लॉक EAUA क्या है ये, यानी यूरेशियन आर्थिक संघ बोलते हैं इसको, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक। तो EAEU के साथ FTA वार्ता का पहला दौर नवंबर में होने की संभावना किसका, रूस ब्लॉक मतलब भारत, और रूस ब्लॉक मतलब ये जो है यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ FTA वार्ता नवंबर में शुरू होगा। तो हमें पढ़ना क्या है, ये यूरेशियन आर्थिक संघ। बाकी जब नवंबर में होगा तब हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये EAUA है क्या, इसमें 5 देश शामिल हैं, ध्यान रखना। यूरेशियन आर्थिक संघ उत्तरी यूरेशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ है जिसमें अर्मेनिया, अब यूरेशिया में कौन कौन शामिल हो जाते हैं, यूरोप के देश। अब इसको 2 तरीके से यूरोप और एशिया मिलाकर यूरेशिया बनता है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया इकोनॉमिक यूनियन है ये, ठीक। तो यूरोप और एशिया को मिला करके जो देश हैं 5 देश हैं इसमें शामिल हैं। तो ये आर्थिक संघ है, उत्तरी यूरेशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ है जिसमें अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस सदस्य हैं, यानी 5 देश इसके सदस्य हैं। ये वस्तुओं यानी गुड्स, सर्विस यानी सेवाओं, पूंजी यानी कैपिटल और श्रम यानी लेबर के मुक्त प्रवाह ध्यान रखना, फ्री मूवमेंट की अनुमति देता है। यानी इस पे कोई बाध्यता नहीं कि ये एक देश से दूसरे देश में जाए तो जो है परमिशन लें। अगर गुड्स यानी वस्तुएं भेजना है तो बस पता चल जाएगा हाँ ये जो है यूरेशियन आर्थिक मेंबर है, तो उनको आपस में फ्री मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो ये अनुमति देता है और एकीकृत एकल बाजार बनाता है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड तरीके से मार्केट बनाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और जीवन स्तर को बढ़ाना है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ध्यान रखना 2015 में हुई थी, और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं और टैरिफ को हटाकर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखना ये क्या है, आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया एक संघ है, ठीक। अब इसको मैपिंग से थोड़ा समझते हैं कि यूरेशियन आर्थिक संघ क्या है। यानी ई का मतलब हो गया यूरोप और ए का मतलब हो गया एशिया, तो यूरेशिया हो गया ये। इसके अलावा ये इकोनॉमिक यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन याद रखो। तो आर्थिक संघ है, ध्यान रखना। और इसमें कितने देश हैं, अर्मेनिया, तो अर्मेनिया आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। अगर आप मैप देखना चाहो तो ये है रूस, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करके बताऊँ आपको तो ये है रूस, ठीक। तो रूस भी इसमें शामिल है, आप देखो ये वाला, तो रूस हो गया। इसके अलावा किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, तो आपको पता होना चाहिए जो बड़ा वाला मैप दिख रहा है ऑरेंज कलर में ये है कजाकिस्तान। फिर इसके नीचे जैसे छोटा सा देश है यहाँ पे ये है किर्गिस्तान। फिर बेलारूस कहाँ है, बेलारूस ये है। फिर बचा तुम्हारा अर्मेनिया, तो अर्मेनिया छोटा सा देश यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा मैपिंग के थ्रू, तब आप समझ पाओगे कि कौन सा देश कहाँ पे है। मैपिंग से इन चीज़ों को जरूर कवर किया कीजिए ताकि आपकी चीज़ें कवर हो जाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूरेशियन आर्थिक संघ के 5 देश कौन कौन से, और ये क्यों बनाया गया था 2015 में, ताकि ये देश आपस में फ्री मूवमेंट कर सके। मतलब इस देश से कोई सामान, मान लो बेलारूस को रूस जाना है तो यहाँ बीच बॉर्डर में कोई इसको रोके नहीं, इसलिए संघ बनाया गया था 2015 में, ताकि फ्री मूवमेंट हो सके किसकी,
गुड्स की, गुड्स यानी वस्तुओं की, सर्विस की, ठीक है, सर्विस। इसके अलावा क्या था, गुड्स, सर्विस, और ये आप देखो पूंजी यानी कैपिटल, और श्रम यानी लेबर। यहाँ पे आपस में कैपिटल और लेबर, ठीक। तो लेबर, सर्विस, कैपिटल और गुड्स, गुड्स, ठीक है। ये इनकी मुक्त आवाजाही यानी मुक्त प्रवाह के लिए ये संगठन 2015 में बनाया गया था, ठीक है। EAU यानी यूरेशियन आर्थिक संघ, ध्यान रखना इसको। हो सकता है यूपीएससी पूछ ले इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना 5 देश है, क्योंकि कम ही देश है, आपको याद हो जाएंगे आसानी से। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, ठीक है। आपको पता होगा इसमें से 4 मेंबर जो है SCO के भी मेंबर हैं, किसके, संघाई सहयोग संगठन के। तो इसमें बताओ कौन कौन से संघाई सहयोग संगठन के मेंबर हैं। आगे चलते हैं। एक दोस्तों एडिटोरियल बहुत अच्छा आया था 18 सितंबर वाली न्यूज में। तो 18 सितंबर की न्यूज में एडिटोरियल बहुत ही बेहतरीन था, उसको हम कवर करते हैं। उसको हालांकि मैंने उस एडिटोरियल को पूरा जो है एटिज आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ये आप स्कैन कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर ये तो आप स्कैन कर लो इसको, या फिर सीधा ढूंढ लेना। मैं बता देता हूँ, स्मॉल में अशोका लिखना, अशोका और IAS लिखोगे तो ये आसानी से आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये लोगो लगा हुआ है, ये लोगो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अशोका IAS आप ऐसे भी सर्च कर लोगे तब भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि अभी हमारा ये नया चैनल है इसलिए हो सकता है कि चीज़ें आसानी से न मिले, तो आप ये सर्च करो अशोका_IAS, ठीक है। तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस टेलीग्राम में हमने क्या किया, इस एडिटोरियल को पूरा एटिज PDF फॉर्म में दे दिया, तो वहाँ से आप पढ़ो जा करके। ये था क्या एडिटोरियल, मैं बता देता हूँ कि एक जुडिशियल नज फॉलोइंग स्टक लेजिस्लेटिव बिजनेस, यानी आप इसको ऐसे समझो कि अटके हुए विधायी कार्यों के बाद न्यायिक धक्का। एक्चुअल में जो अभी मुद्दा मैंने काफ़ी बार कवर किया राज्यपाल और न्यायालय का, कि न्यायालय ने क्या किया था कि अभी अप्रैल 2025 में न्यायालय ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की जो समय सीमा बताई थी, कि 3 महीने के अंदर जो राज्य विधेयक होते हैं, यानी राज्य सरकारों के विधेयक जो राज्यपाल अटका लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, वर्षों तक रखे रहते हैं, तो उन पे 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा, ऐसी बाध्यता रखती थी। तो उसके संदर्भ में पूरा जो है एडिटोरियल था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति संबंधित अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ पर दलीलें सुनी थी। इससे पहले न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किसी विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय, अभी आपको बताया ना, 3 महीने का समय सीमा निर्धारित की थी। यही समय सीमा भारत के राष्ट्रपति पर भी लागू की गई थी। तो 3 महीने की जो समय सीमा है, इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया कि इसको न्यायालय और कार्यपालिका, न्यायालय मतलब कुल मिलाकर जो शक्तियों का पृथक्करण है, वही मुद्दा यहाँ पे भी उठा है कि न्यायालय की भूमिका होगी क्या कि किसी की समय सीमा तय करना, वो कितने समय में ले सकता है निर्णय, ठीक है। तो न्यायालय का अपना पक्ष है कि संविधान की रक्षा करना हमारा मेन जो है उद्देश्य है, और इसी की रक्षा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम किसी के शक्तियों का हनन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने अपने तर्क हैं, और इसी संदर्भ पूरा एडिटोरियल था कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा ने सरकार और मीडिया दोनों में ही चिंताएं पैदा कर दी हैं। मीडिया के एक वर्ग का आम तर्क है कि न्यायालय, राज्यपाल या राष्ट्रपति जो उच्च संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं को किसी निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकते। मतलब सरकार भी ऐसा मानती है और मीडिया भी, दोनों ऐसा मान रहे हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब आपको पता होगा कि मूल संविधान में राज्यपाल को और राष्ट्रपति को कोई ऐसी समय सीमा नहीं दी गई कि वो इतने समय सीमा में ही साइन करें, इतनी समय सीमा में ही उस विधेयक पर हस्ताक्षर करें। तो ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई संविधान में। सरकार ने भी न्यायालय में यही तर्क दिया था कि ऐसी कोई समय सीमा नहीं, लेकिन चूंकि संविधान का रक्षक है कौन, सुप्रीम कोर्ट, तो उसने अपने निर्णय में कहा कि हम संविधान के रक्षक हैं और मेरा मेन उद्देश्य होता है कि चीज़ें संवैधानिक तरीके से चलें। तो कई बार राज्य जो कोई अच्छा विधेयक पारित कर रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी की जो सरकारें होती हैं, वो उसका केंद्र की मंशा के अनुसार उन विधेयकों पर साइन ही नहीं करता है, और सालों तक वो ऐसे ही पड़े रहते, तो कहीं ना कहीं जो राज्य के विकास के कार्य वो बाधित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक उद्देश्य है। इसी में यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 200 की चर्चा हुई है। इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल क्या करता है, निर्णय लेता है कि उसे साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूरा मैंने ट्यूटोरियल जो है एटिज इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम में जाओ तो मैंने आज ही डाल रखा है उसमें राज्यपाल का मुद्दा, ठीक। राज्यपाल का मुद्दा से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। द हिंदू मैंने ऐसे लिखा, राज्यपाल का मुद्दा द हिंदू, तो इसको जा करके आप जो है PDF फॉर्म में पूरा मुद्दा पढ़ सकते हो, ठीक। इसके अलावा शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य को लेकर के इसमें बहुत सारी
मामले इसका जिक्र किया गया इसी एडिटोरियल में। फिर राज्यपाल की भूमिका का जिक्र है, साथ ही सरकारी आयोग और पुंछी आयोग का जिक्र है, क्योंकि सरकारी आयोग और पुंछी आयोग किसके लिए बने हैं? ये शक्ति के पृथक्करण या केंद्र राज्य संबंध के संबंध में बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका जिक्र है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी आज़ादी के पहले का जो अधिनियम है, उस अधिनियम की धारा 75 ये कह सकते हो, उस अधिनियम की धारा, इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए 1935 को। तो इसकी धारा 75 मूलतः संविधान के अनुच्छेद 200 के समान है, ठीक है। तो जब तक आज़ादी नहीं, मतलब आज़ादी के बाद हम लोग 3 साल तक किसके अनुसार चले? 1935 के अधिनियम के तहत। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बना तो वो 50 से लागू हुआ है, 1950 से। तो 47 से लेकर के 50 तक हमने कौन से नियम चलाए हैं? ये 1935 का अधिनियम के तहत हम चीज़ें चलाते रहे, ठीक है। जब संविधान लागू हो गया तब जाकर के हम लोगों ने क्या किया है? भारतीय संविधान के अनुसार चीज़ें शुरू की हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 तारीख का पूरी न्यूज़ कवर। अब हम लोग चलते हैं। अब आपको थोड़ा देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ बता रहा था ना ये यूरोपीय आर्थिक संघ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिडिल एशिया के देश हैं, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये दोनों तो किसके मेंबर थे? यूरेशियन यानी यूरोप एशिया इकोनॉमिक यूनियन, EAEU, ठीक है। तो इसके मेंबर थे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अब इसके अलावा जो ये और अन्य देश हैं जिसको मिडिल एशिया देश कहते हैं, तो उनको थोड़ी मैपिंग देख लेते हैं कि ऊपर से रसिया है, कजाकिस्तान ये नीचे दिख जाएगा, ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? यहाँ देखोगे ये जो है, इधर देखोगे तुर्कमेनिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये अपनी बाउंड्री देखो, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ शेयर करता है कौन? कजाकिस्तान। इधर आप जाओगे तो उज्बेकिस्तान आएगा, ये उज्बेकिस्तान वाला एरिया, और ये किर्गिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 5 कंट्रियाँ हैं जो मिडिल एशिया में। 5 में से कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, जो 3 देशों के साथ यानी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन तजाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर नहीं शेयर करता। ध्यान रखना कि 5 देशों में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ यानी 3 देशों के साथ, तुर्कमेनिस्तान, तुर्क, उज्ब याद कर लो, उज्ब और किर्गिस्तान, इसके साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ताज के साथ यानी ताजमहल से याद कर लो, ताजमहल के साथ कजाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा अन्य देशों को भी देखते हैं, जैसे आप कजाकिस्तान को देख लो, कजाकिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये किर्गिस्तान। तो अपना एक हो गया उज्बेकिस्तान और दूसरा हो गया तजाकिस्तान। तो 2 देश हो गए। ऊपर हो गया यहाँ पे कजाकिस्तान, ये भी 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इसके साथ ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। कौन? किर्गिस्तान। ऐसे ही कजाकिस्तान का भी मैपिंग देखनी है आपको कि ये जो है रसिया और चाइना और मंगोलिया, यहाँ पे मंगोलिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता। कौन? कजाकिस्तान। ध्यान रखना। तो ये चाइना के साथ, रूस के साथ, इसके अलावा जो है बस यही 2 देश जो है जो मिडिल एशिया के देश नहीं है। मिडिल एशिया में ये 3 देशों के साथ, और रसिया और चाइना को भी उसमें जोड़ सकते हो, यानी टोटल ये 5 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे हर देश को देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अलग से कवर कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी मिडिल एशिया के, ठीक है। ऐसे ही ये है जो मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ हैं, यानी जो तुर्कमेनिस्तान के नीचे की कंट्री, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, ठीक है, UAE, यमन, ओमान, ये इराक, सीरिया, ठीक है, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, फिर यहाँ गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, तुर्की, अजरबैजान। अब यहाँ पे अर्मेनिया नहीं दिया है, तो अर्मेनिया भी छोटी सी कंट्री यहाँ पे अर्मेनिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट की हैं। तो मिडिल ईस्ट को हम लोग अलग से कवर करेंगे बेहतर तरीके से, ताकि आपको चीज़ें कवर हो जाएं। तो मैपिंग हमारी सीरीज जो चल रही है उस पर ही ये चीज़ें डाल देंगे। एक तो मिडिल ईस्ट डाल देंगे, दूसरा ये आपका मिडिल एशिया, तो दोनों आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जो 19 सितंबर की न्यूज़ है दोस्तों, 19 सितंबर की पहली न्यूज़ क्या थी? सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान ने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी सऊदी अरब ने और परमाणु शक्ति यानी पाकिस्तान ने, परमाणु शक्ति संपन्न है पाकिस्तान, इसने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत किसी भी देश पर किया गया हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। आप इसको ऐसे जोड़ो जैसे नाटो में था ना, कि नाटो मेंबर पर अगर हमला हुआ तो वो सभी देशों पर हमला माना जाता है। तो नाटो का मेंबर आपको पता ही होगा कि अभी तक 32 मेंबर हो चुके हैं, 32 या 33, जिसमें लास्ट मेंबर आई थिंक फिनलैंड है, ठीक है। तो उसको नाटो का आप जरूर देख लेना एक बार इसके संदर्भ में, कि ये बिल्कुल नाटो जैसा ही एक ग्रुप बना है। ग्रुप नहीं बना बल्कि 2 लोग आपस में जुड़े हैं, अब इसमें और भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक समझौता किया, रक्षा समझौता, जिसमें कहा गया कि यार एक देश पे हमला हुआ, मान लो सऊदी अरब पे हुआ, तो भी किस पे हमला माना जाएगा? पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान में होता है तो ये माना जाएगा कि सऊदी अरब में भी हमला हुआ है। तो ये सर अच्छा समझौता हुआ है किसके बीच? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। अब इसको यूपीएससी से कैसे जोड़ेंगे उसको समझना है कि भारत पर इस समझौते का प्रभाव क्या होगा। अभी विदेश मंत्रालय ने अपने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस पे स्टडी कर रहे हैं, किस पे, इस समझौते पे, कि भारत पर इसका क्या असर आएगा, क्योंकि हमारा एक जो है साझेदार क्या है, सऊदी अरब भी है। और सऊदी अरब जो है अगर जाएगा कहाँ, पाकिस्तान के साथ, या हो सकता है कल को हम ऐसा युद्ध हो जाए पाकिस्तान के साथ, तो सऊदी अरब भी अगर भारत के विरुद्ध खड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेसी वो फेल हो जाएगी। तो इसको जो भारत के संदर्भ यानी भारत की संप्रभुता जो है उसके संदर्भ में, या कह सकते हो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, इसको भारत सरकार स्टडी कर रही है। और इसके बाद कोई भी न्यूज आएगी तो मैं जरूर कवर करूंगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि भारत पर इस समझौते का क्या प्रभाव होगा, या भारतीय विदेश नीति में इसका क्या प्रभाव होगा इस समझौते का, उस संदर्भ में देखना है। तो उसको आगे हम लोग कवर कर लेंगे। अभी ये जो समझौता होता है ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज थी जो दोस्तों 19 सितंबर की, खजुराहो स्मारक समूह के एक हिस्से के रूप में जवारी मंदिर चर्चा में है। यानी जो खजुराहो स्मारक आपको पता होगा एमपी में खजुराहो मंदिर है जो यूनेस्को में शामिल भी है, जो 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। तो खजुराहो का स्मारक समूह का एक मंदिर जो है जिसमें जवारी मंदिर भी है, उस चर्चा में क्यों है कि जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट की प्रतिमा को पुनर्निर्माण के लिए एक याचिका दायर की गई थी, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इसके खारिज करने के कारण काफ़ी ट्रोल हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब एक इसकी क्लिप काट करके, आप जानते हो ना, छोटी क्लिप काट करके उसको फिर सोशल मीडिया में घुमाया जाता है अच्छे से, और उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, तो उन्होंने 48 घंटे के बाद इस पर एक टिप्पणी भी की है। तो पहले मुद्दा समझते हैं, फिर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। कि अभी हाल ही में जब ये याचिका दायर की गई, एक हरियाणा के आदमी थे, उन्होंने याचिका दायर की कि जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो उस क्षतिग्रस्त है, 7 फीट मूर्ति है, उसका पुनर्निर्माण कराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये काम किसका है, एएसआई का। अब ये क्या है, जो पुरातात्विक वो है ना सर्वेक्षण, यानी एएसआई पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत का जो है वो ये निर्धारित करेगा कि किसका निर्माण कराना चाहिए, किसका नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी बोला है कि जो विश्व धरोहर यानी 1986 में ये खजुराहो टेम्पल शामिल है, उसमें ये भी शामिल किया गया कि कोई भी प्राचीन चीज़ है वो जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहिए, तभी वो विश्व धरोहर में शामिल है। अगर आपने उसको नया कर दिया तो फिर विश्व धरोहर कहाँ रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई प्राचीन चीज़ है वो क्षतिग्रस्त क्यों ना हो, उस पर ये अगर नया बना दिया तो फिर वो जो है विश्व धरोहर नहीं रह जाएगा। तो इस संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर हमने उस पर कोई भी छेड़छाड़ करने के आदेश दिए तो वो हमारा विश्व धरोहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी इसको याद करना। दूसरा कि एएसआई इस पर निर्णय लेगा, यानी जो पूरा पूरा सर्वेक्षण हमारा है, इसको आप एएसआई को देख लेना। इसको मुझे नाम आई थिंक एरोनॉटिक्स करके होगा, एरोनॉटिक्स नहीं होगा, ठीक है, इसको देख लेना। तो एएसआई याद रखना, मैं देखता हूँ शायद इसका नाम याद आ जाए, क्योंकि कई बार होता है मन में शब्द आते नहीं है दिमाग में, तो अचानक से निकलते नहीं कि क्या है ये। सर्वे ऑफ इंडिया तो है ये, इसका एक मतलब आई थिंक, चलो मैं याद करता हूँ, अगर याद आएगा तो बताता हूँ, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं, ये एएसआई का काम है। ये देखेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जो पुरातात्विक जो है मंदिर हैं, ये धरोहर हैं, उन पे क्या करना चाहिए। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हमने इस पे छेड़छाड़ या कुछ पुनर्निर्माण के आदेश दे दिए तो क्या होगा, वो जो हमारा 1986 में मिला विश्व धरोहर का जो टैग है वो समाप्त हो सकता है, क्योंकि हम उसको नया नहीं कर सकते ना, कुछ भी उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में था। तो अब आपको पढ़ना क्या है, खजुराहो स्मारक पढ़ना है कि क्या है, किस शैली में बना है, कैसा है। दूसरा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से यूनेस्को हैं जो अभी शामिल हुए हैं और पहले शामिल हुए हैं। तो आपको नए वाले यानी न्यू जो शामिल हुए हैं वो जरूर पढ़ने हैं। मैंने एक टेलीग्राम में आपको इसके लिए भेज दिया है कि जो नए 7 प्राकृतिक स्थल शामिल किए गए हैं कौन कौन से, वो सारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको मैं अलग से कवर कर दूंगा, ये क्या है, मतलब मुद्दा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इस चर्चा में क्यों है, खजुराहो मंदिर क्या है, ठीक है, यूनेस्को में कौन कौन से नए शामिल है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अलग से एक वीडियो आप देखोगे, ये हमने पीपीटी बना दी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप पॉज करके रोक करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरी स्लाइड ये है, मतलब पहली स्लाइड आप देखो ये खजुराहो मंदिर वगैरह किस शैली में है, दूसरी स्लाइड ये है, तीसरी स्लाइड ये है, और चौथी स्लाइड देखोगे आप तो ये है, यानी मंदिर के स्ट्रक्चर हमें समझाना है। और फिर इसके बाद ये है जो नया शामिल हुआ है, महाराष्ट्र का पंचगनी, महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप, ये सारी चीज़ें शामिल करी गई हैं, ठीक है। तो आपको ये अलग से वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। तो इसको आप ध्यान से पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि हमारे पास न्यूज़ बहुत है, ये चीज़ें हम कवर करेंगे तो फिर न्यूज़ नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। जो तीसरी न्यूज़ थी, चाबहार संचालकों पर 29 सितंबर से अमेरिकी प्रतिबंध लागू होंगे। अभी आपको पता होगा कि ईरान
और अमेरिका के बीच जो है बहुत दिनों से एक तरीके से उनके संबंध खराब चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका यानी यूएसए के बीच। क्योंकि ईरान क्या चाहता है हम परमाणु शक्ति बने, लेकिन यूएसए ने रोक रखा है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो चाबहार जो बंदरगाह है वो किसका, ईरान का है। तो उसका प्रतिबंध जो मतलब संचालक है, आपको पता होगा चाबहार बंदरगाह में भारत भी एक तरीके से सहयोग के रूप में है। इसके अलावा जो अन्य देश है रसिया वगैरह, उन पर भी प्रतिबंध लगने वाले हैं 29 सितंबर से। तो ये न्यूज़ थी। तो अभी हमको समझना क्या है चाबहार बंदरगाह और भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व, भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व क्या है। ठीक है, तो भारत क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, आपको पता होगा इसका महत्व, चाबहार बंदरगाह का मैं महत्व बता रहा हूँ भारत के लिए कि भारत क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, विशेषकर अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। अब आपको अगर मैप समझोगे तो चाबहार बंदरगाह देखो आप यहाँ से कि ये चाबहार ईरान, ये है ईरान, ईरान के जस्ट जो आप दक्षिण पूर्व में जाओगे तो चाबहार पोर्ट मिलेगा। तो भारत मुंबई से सीधा चाबहार सीधा जो है जली रास्ते से पहुंच जाएगा, और यहाँ से अफगानिस्तान पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान। और ये ऐसी कई सारी हरकतें कर सकता है जिससे हमारा कहीं ना कहीं व्यापार नुकसान हो सकता है। तो हमें अगर अफगानिस्तान या काबुल तक जाना है तो अब क्या करेंगे, मुंबई से चाबहार गए और चाबहार से हमने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चाबहार बंदरगाह जिस पर भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। ठीक, तो इस पे अब क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हमारा बहुत सारा, अब इस पे प्रतिबंध लगेगा तो भारत पे भी कहीं ना कहीं इसका असर होगा। और यहीं पे बगल में देखो आप ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान का, इस पे किसने इन्वेस्ट कर रखा है, चाइना ने। तो ध्यान रखना ये दोनों पोर्ट्स आस ही पास हैं, ये 72 किलोमीटर के रेंज में है, आप पता होगा। आप देखो 72 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन चाबहार एंड ग्वादर पोर्ट। ठीक है, तो 72 किलोमीटर के बीच में ये दोनों पोर्ट स्थापित है। एक तरफ चाइना ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है और यहाँ पे हमने यानी भारत ने पैसा लगा रखा है। तो दोनों पोर्ट याद रखना। दूसरा ये कि इस चाबहार बंदरगाह के महत्व को भी समझना है कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह को एक तो अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए हमारे लिए आसान होगा, दूसरा और कहाँ कहाँ जा सकते हैं इस चाबहार बंदरगाह से। तो इसके अलावा चाबहार बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना के लिए भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता है। अब ये बताऊंगा मैं क्या है, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके लिए भी चाबहार बंदरगाह केंद्र के रूप में है, जो ईरान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान और रूस और मध्य एशिया और यूरोप को भारत से जोड़ता है। तो ये देश हैं जो इसी INSTC से जुड़ते हैं। तो इसको मैप से समझते हैं, ये है इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखो इंडिया के मैप में ये वाला हिस्सा पाकिस्तान को दिखा, क्योंकि इंटरनेशनल होते हैं, ये हमारा हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो इस पर आप शक न करना कि ये मैप क्यों ऐसा ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं कि यहाँ पे बस ये है कि अब कुछ गलतियाँ हुई हैं पिछली सरकारों में, तो वो तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन अभी हमारा हिस्सा है ये। तो वो सब छोड़ते हैं क्योंकि वो विवादित मुद्दे हैं, तो उस पर कुछ बोलना भी ठीक नहीं होता है। अभी इंडिया क्या करेगा, यहाँ है मुंबई। ठीक है, यहाँ से जाएगा चाबहार, आपको पता होगा मैंने यहाँ चाबहार बताया, और चाबहार से ईरान होते हुए आप देखोगे ये अजरबैजान, ठीक, यहाँ आर्मेनिया, यहाँ होते हुए आप रसिया होते हुए यूरोप पहुँच जाएंगे। अब अगर इस रूट से जाओगे, इस रूट से यानी जली गए, फिर सीधा हम लोग रोड के रास्ते यूरोप पहुँच सकते हैं, यूरोप। अब इस रास्ते से आप देखो कितना कम डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कितना कम हो गया। अगर यहीं अगर भारत इससे जाए स्वेज नहर से, रेड सी से होते हुए, फिर इसके बाद भूमध्य सागर से ये वाला एरिया पार करके ऐसे जाएगा, तो कितना समय जाएगा और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी दूरी तय हो जाती है। तो यही दोनों रास्ते आपको पता होने चाहिए। एक रूट है रेड वाला, अगर देखोगे तो NST रूट है, यही नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंटरनेशनल। ठीक है, तो INSTC रूट हो जाएगा ये, और दूसरा स्टैंडर्ड रूट जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं। तो चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये INSTC कहाँ गया, ये ठीक है INSTC। तो ये आपको कोड समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगा कि एक रूट और है, जैसे मैं जब ये पढ़ रहा था तो एक रूट मुझे और समझ में आया जो चाबहार बंदरगाह को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च किया था। तो उसमें हम क्या करेंगे कि मुंबई से जाएंगे किधर, यहाँ पे जबेल अली, UAE का बंदरगाह है जबेल अली। ठीक है, यहाँ से जाएंगे हम कहाँ पे, UAE के यहाँ पे अल गुवैफैत, गुफैत। अब देखो मुस्लिम या उर्दू नेम होते हैं इनका, अरबी नेम, इनको आसानी से पढ़ना इतना आसान नहीं होता। तो UAE का एक पोर्ट है, UAE से हम जाएंगे सऊदी अरब जो हराद है। ठीक, फिर रियाद जाएंगे, रियाद से सीधा निकल जाएंगे ये सऊदी अरब का ये हादिता में, और इसके बाद यहाँ से होते हुए हम जाएंगे इजराइल के हैफा में, और इजराइल के हैफा से फिर जाएंगे ग्रीस के पेरिस वगैरह में। ठीक है, आई थिंक यहाँ पेरिस ही होगा, ये पेरिस नहीं है, ये पेरिकस है करके। ठीक है, ये देख लेना आप जो है, ये रूट एक और है IMEC। ठीक, ये रूट भी पता होना चाहिए, ये अलग है और ये रूट अलग है किसका, INTC का।
ये रूट अलग है और ये रूट अलग है, ठीक है। तो चाबहार बंदर का यहाँ पे है और ये हम लोग जाएंगे इधर जबेल अली, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसको। आगे चलते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। न्यूज़ 4 में क्या है कि एक शब्दावली बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, स्लैप। स्लैप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसको हिंदी में समझेंगे तो सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमेबाजी। अब ये शब्दावली चर्चा में क्यों था कि यह एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से उन संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए मुकदमों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनके पास मीडिया या नागरिक समाज के सदस्य के खिलाफ अपार आर्थिक शक्ति होती है। कुल मिला के एक तरीके से स्लैप एक संस्था को संदर्भित करता है। कौन सी संस्था? जो इकोनॉमिकली, मतलब कह सकते हो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और वो उन मुकदमों के खिलाफ खड़ी होती हैं जो पब्लिक से के लिए मुकदमे होते हैं। ऐसे समझो ये एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से उन संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए मुकदमों को संदर्भित करते हैं, यानी मुकदमों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनके पास मीडिया या नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ अपार आर्थिक शक्ति होती है। तो इस काफ़ी चर्चा में था। तो आप ऐसे समझ लो कि ये मुकदमों और आर्थिक शक्ति से जुड़ा हुआ शब्द है। हो सकता है यूपीएससी ये पूछ ले कि सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमेबाजी का मतलब क्या है, इसका जो है अर्थ क्या है। तो आपसे हो सकता है इस तरह के अर्थ पूछ लें, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये शब्दावली थी स्लैप, इसलिए मैंने चर्चा कर दी आपको। आगे चलते हैं। अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी यूपी हम अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। स्लैप। आगे चलते हैं न्यूज़ 5 में। जून में प्रकाशित एसडीजी रिपोर्ट। अब एसडीजी रिपोर्ट जारी कौन करता है, क्या है ये पूरी रिपोर्ट समझते हैं, ठीक है। तो जून में प्रकाशित एसडीजी रिपोर्ट में भारत को 167 देशों की सूची में 99वां स्थान मिला, जो 2024 के 109वें स्थान के मुकाबले 10 स्थानों की सुधार दर्शाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि क्या है ये चीज़। तो ये तो थी न्यूज। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसमें एसडीजी एक लेख आया था। अगर आप एडिटोरियल का नीचे वाला पेज देखोगे तो उस लेख में बात थी एसडीजी 3 को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया। यह है कि एसडीजी सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये तो थी न्यूज कि हमारा स्थान 99वां आया है। पहले क्या था, ठीक है, 2024 में क्या था, 2025 में क्या है, और एसडीजी रिपोर्ट आई कब थी। तो ये पूरी न्यूज थी कि भारत ने अभी बहुत से लक्ष्यों को पूर्णता प्राप्त नहीं किया है। इसमें इसी लेख में ये भी बताया गया कि भारत को 99वां स्थान तो मिल गया है, लेकिन ये कितने देशों पर मिला है? 167 देशों पे। इसका मतलब है हमारे ऊपर भी 98 देश हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो अभी हमें बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त करने हैं एसडीजी के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, ठीक है, एसडीजी। ये भी बताऊंगा, 17 लक्ष्य है ना अंतर्राष्ट्रीय। तो भारत सरकार या भारत ने कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किए हैं, अभी उससे बहुत पीछे हैं हम लोग, ठीक है। तो भारत ने अभी बहुत से लक्ष्यों को पूर्णता प्राप्त नहीं किया, जिसका कारण है बुनियादी ढांचे में कमी। अब हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको अभी तक प्राप्त नहीं किया पूर्णता, उसके पीछे कारण क्या है? तो बुनियादी ढांचे में कमी है। दूसरा, आर्थिक कारकों के कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की कमी है, जो एसडीजी 3 बताया ना। अगर एसडीजी 3 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये अगर सही हो गया, स्वास्थ्य सही हो गया, तो लोगों की हर चीज़ सही हो जाती है। तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में कमी होती है। फिर अन्य कारण क्या है? खराब पोषण, स्वच्छता, फिर खराब जीवन शैली। इसी एसडीजी 3 के संदर्भ में लेख पे बताया गया है। अभी हमको समझना क्या है एसडीजी, ठीक है। एसडीजी है क्या, इसको समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वां स्थान प्राप्त किया है। ये पहली बार है जब भारत ने 167 देशों में से शीर्ष 100 में स्थान बनाया है और इसका स्कोर 67 रहा है। भारत का स्कोर कितना है? 67। अभी आपको 17 जो एसडीजी लक्ष्य हैं, 17 एसडीजी लक्ष्य, उनको समझते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अगर आप पहला देखोगे तो वो है जीरो ये कह सकते हो जीरो पुअर, ये शून्य गरीबी, यानी जो गरीबी है उसको हमको शून्य करना है। तो पहला क्या है? जीरो, ऐसे याद कर लो, शून्य गरीबी करना है। पहली क्या है लक्ष्य? पहला लक्ष्य हमारा क्या है? शून्य गरीबी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला लक्ष्य क्या है? शून्य गरीबी। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको पता हो जाए कि गरीबी ही हटाना पहला लक्ष्य है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? जीरो हंगर। ये जीरो कह सकते हो, जीरो पुअर कह सकते हो, जीरो पुअर, और यहाँ जीरो हंगर यानी भुखमरी। अगर गरीबी खत्म हो गई इसका मतलब भुखमरी भी खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना, दूसरा लक्ष्य हमारा क्या है? भुखमरी समाप्त करना। तीसरा लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। यही तीसरा लक्ष्य मैंने बताया ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भुखमरी और ये गरीबी, ये कहीं ना कहीं लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे अगर स्वस्थ रहेगा आदमी, काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा, तो वो जो है क्या करेगा, उसकी गरीबी भी खत्म हो सकती है, उसकी भुखमरी भी खत्म हो सकती है। अगर वो बीमार रहा तो गरीब आदमी ही बीमार होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर वो उसको हमने स्वस्थ कर लिया तो वो अपने आप कमाने भी लगेगा, उसको रोजगार भी हो जाएगा, तो वो भुखमरी और गरीबी जैसे मुद्दे अपने आप सही कर लेगा। और जब ये मुद्दे सही हो जाते हैं, स्वास्थ्य सही हो गया, गरीबी सही हो गया,
ध्यान रखना, पहला हमारा जो है लक्ष्य क्या है, गरीबी शून्य करना। दूसरा लक्ष्य क्या है, भुखमरी को शून्य करना। तीसरा लक्ष्य क्या है, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ठीक, चौथा लक्ष्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन, यानी क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। और पांचवा, अगर एजुकेशन मिल गई तो फिर क्या है, लैंगिक समानता भी आ जाएगी। पांचवा क्या है, लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी पांचवा लक्ष्य हमारा। तो 5 लक्ष्य आपको पता हो जाने चाहिए। छठवें लक्ष्य पे चलते हैं। छठवां लक्ष्य क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता। स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां क्या है, सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली कह सकते हो, या सस्ती या प्रदूषण मुक्त बिजली कह सकते हो। ठीक, यानी एनर्जी, इन्होंने पूरा लिखा नहीं है, यहाँ एनर्जी है। तो कैसी एनर्जी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए। आठवां क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि हमारा आठवां लक्ष्य है। नौवां क्या है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, यानी उद्योग हो, नवाचार हो, इनोवेशन हो। ठीक है, और बुनियादी सुविधाएं भी हों। इसका 10वां क्या है, असमानताओं में कमी लाना। असमानताओं में कमी लाना। फिर 11वां क्या है, संवहनीय शहर और समुदाय। संवहनीय शहर का मतलब सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी। ये 11वां लक्ष्य है। आप पहले 6 याद करो या 5 याद करो, फिर 5 याद करो, ऐसे करके याद करो। ठीक है, ये लक्ष्य इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेंस में डाल दिया, यूपीएससी मेंस में, कि एसडीजी 10 प्राप्त करने के लिए हमें ये करना चाहिए, तो फिर वो सामने जो चेक करने वाला परीक्षक होगा, उसको एक अलग प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, इस एस्पिरेंट्स को नंबर देने चाहिए, क्योंकि इसको एसडीजी भी पता है। ठीक है, एसडीजी भी पता है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 11वां क्या है, संवहनी शहरी जो है, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। तो संवहनी शहर और समुदाय। 12वां क्या है, संवहनी उपभोग और उत्पादन, यानी उपभोग अच्छा हो और उत्पादन भी संवहनीय हो। ऐसा ना हो कि पूरा जो है उत्पादन किया जा रहा है फिर खत्म हो जाए, अगली पीढ़ी के लिए बचे ही नहीं। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ही यही है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित रहे। ठीक है, तो 12वां क्या, संवहनीय उपभोग और उत्पादन। 13वां क्या, जलवायु कार्यवाही, यानी क्लाइमेट एक्शन। 13वें में क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्यवाही है, जलवायु कार्यवाही। अगला क्या है, 14वें में क्या है, जलीय जीवों की सुरक्षा, जलीय जीवों के लिए सुरक्षा। 14 में। 15 में क्या है, थलीय जीवों के लिए सुरक्षा। अगर जल का सुरक्षा कर रहे हो तो जो जमीन में रह रहे हैं उनकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। फिर 16वें में क्या है, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। जो संस्थाएं वो कैसी होनी चाहिए, शांति प्रिय होनी चाहिए, न्याय वाली होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए। और 17 क्या है, लक्ष्य हेतु भागीदारी, यानी पार्टनरशिप ऑफ गोल। तो लक्ष्य के लिए क्या होनी चाहिए, भागीदारी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि कोई एक देश आपस में मिलकर थोड़ी कर सकते हैं। मतलब कोई सिंगल देश या 2-4 देश मिलकर नहीं कर सकते इस एसडीजी को। अगर इस एसडीजी को प्राप्त करना है तो हमें सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। तो ये हो गए 17 लक्ष्य आपके। ठीक है, तो ये आपको आराम से इसको देखो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो न्यूज 6 है, महाराष्ट्र में प्याज किसानों द्वारा फोन प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी यूपीएससी पूछ सकता है कि फोन प्रोटेस्ट क्या है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के प्याज किसान है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है 7 दिनों का। तो 12 सितंबर से इन्होंने 19 सितंबर तक ये प्रोटेस्ट चालू किया था। ठीक है, तो फोन प्रोटेस्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फोन प्रोटेस्ट का मतलब ये किसान हड़ताल में नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि ये अपने आसपास के अधिकारियों को फोन करेंगे। अधिकारी, मंत्री, नेता इनको फोन करके अपनी समस्याएं बताएंगे कि हमारी ये समस्या है। तो इन्होंने एक तरीके से फोन कैंपेन चलाया था। तो फोन प्रोटेस्ट था एक तरीके से, इस सबको फोन करना है, सभी किसानों को, अपने आसपास के प्रधान को, मंत्री को, अधिकारी को, कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है। ठीक है, तो ताकि उनकी बात वहां तक पहुंच जाए। भाई मेन उद्देश्य तो ये होता है ना प्रोटेस्ट का, कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे, तो हम फोन के द्वारा पहुंचा लें। फोन प्रोटेस्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, फोन प्रोटेस्ट कोई अलग प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि जो है एक तरीके से किसानों को कहा गया, इनके जो संगठन है किसानों के, उनसे कहा गया कि आप जो है अपने अधिकारियों को, अपने आसपास के नेताओं को, अपने राज्य के मंत्री को, अपने यहाँ के सांसद को, इनको फोन करके अपनी समस्या बतानी है। तो समस्या थी क्या, किसानों की मांग है कि एनसीसीएफ और नेफेड, अब ये बताऊंगा क्या करती हैं ये और हैं क्या ये क्या कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि एनसीसीएफ और नेफेड को देश भर में स्टॉक बेचने से रोका जाए। अब पहले समझते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, ताकि आपको न्यूज़ समझ में आ जाए। एनसीसी क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये उपभोक्ता सहकारी संस्था है। ठीक है, और ये क्या है, किसान के लाभ के लिए नेफेड बना है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 संस्थाएं बनाई गई थी ताकि जो है किसानों की समस्याएं, जो उपभोक्ता की जो समस्या है वो सही हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सप्लाई चेन में सप्लाई भी और डिमांड दोनों का इक्वल रहना जरूरी है। तो इनके बीच में कोई धांधली ना हो, इसके लिए संस्थाएं बनाई गई थी कि ये क्या करेंगी, एनसीसीएफ और नेफेड, ये किसानों से, या कह सकते हो कि जो हमारे छोटे किसान हैं उनसे चीज़ें खरीदेंगी, अपने पास रख लेंगी और रख करके मार्केट में देती रहेंगी सीधे आराम से, ताकि मार्केट में कोई उतार चढ़ाव ना हो।
एक बैलेंस बना रहे। तो अभी इन्होंने क्या किया है, हाल ही में जिनके पास स्टॉक प्याज का पड़ा था, किसके पास, एनसीसीएफ के पास और नेफेड के पास, इनके पास अलग अलग गोदाम है देश के अलग अलग कोनों में। तो इन्होंने क्या किया, उन गोदामों में पड़े जो पुराने प्याज थे उनको बेचना शुरू कर दिया। तो उसके बेचने से क्या हुआ कि जो नया प्याज है उसकी कीमत गिर गई, क्योंकि वो प्याज दे रहे हैं एक जो उनकी कीमत निर्धारित है उस आधार पे, ठीक है, क्योंकि वो पुराना प्याज है, पुराना प्याज होगा तो भाई थोड़ा सस्ता भी बिकेगा। तो उसी नेफेड और एनसीसीएफ ने जो प्याज बाजार में लॉन्च कर दिया उससे किसान परेशान हो गए। किसान कह रहे हैं कि जो एनसीसीएफ है और नेफेड है इनको देश भर में जो स्टॉक है, स्टॉक जो बचा हुआ है इनको बेचने से रोका जाए। ये जो बेच रहे हैं इसके कारण क्या हो रहा है, जो किसान का नया प्याज है उसके दाम गिर रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, वो ये तो देखते नहीं कि ये नया प्याज इसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके कारण उनका जो प्याज की मांग है कितने कुंटल, अब वो 800 रुपये कुंटल जा रहा है, उनकी मांग है कम से कम 1500 रुपये कुंटल होना चाहिए प्याज। अब आपको पता है कि 15 से 20 रुपये किलो तो मार्केट में मिलता ही है प्याज, तो 25 के आसपास कभी कभी चलता है। तो 20-25 रुपये जब चल रहा है तो इनकी मांग है कम से कम हमको 15 रुपये किलो के हिसाब से रेट मिलना चाहिए। तो यही मांग थी। तो इसके संदर्भ में जो है फ़ोन प्रोटेस्ट चला, तो आपको समझ में आ गया होगा ये नेफेड क्या है और एनसीसीएफ क्या है। और इसको अगर आपको नहीं चीज़ें समझ में आती तो आप गूगल करके चीज़ें कवर किया करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ बताना संभव नहीं है। और इसका काम क्या है, ये दोनों संयुक्त रूप से प्याज की खरीद, भंडारण और वितरण का कार्य करती हैं। यानी एक तरीके से खरीदती हैं, बायर भी हैं और स्टोर भी करती हैं, और इसका जो है बाद में विपणन मार्केट के थ्रू इसको बेचती भी हैं, ठीक है, नेफेड और एनसीसीएफ। तो ये उपभोक्ता की सहकारी संस्था होगी, ये किसानों के लाभ के लिए बनी है, ठीक। आगे चलते हैं। जो एडिटोरियल था 19 सितंबर का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग का समान बनाना, यानी जो हमारा प्राथमिक खाद्य है, प्राथमिक खाद्य आप समझ पा रहे हो कि एक व्यक्ति को भोजन के लिए जो खाना चाहिए, क्या चाहिए, दाल चावल रोटी। तो दाल चावल रोटी, इसके अलावा जो है थोड़ा सलाद मिल जाए, और क्या चाहिए होता है, सलाद हो गया, इसके अलावा थोड़ा सा अचार हो गया। तो ये पूरा जो थाली होती है, दाल चावल सब्जी, इसमें सब्जी भी रख लो, ठीक है, सब्जी हो गया। तो ये पूरा जो है प्राथमिक खाद्य हो गया। इसके संबंध में पूरे एडिटोरियल ये लिखा हुआ था कि हमारे भारत में क्या स्थिति है प्राथमिक खाद्य की। तो भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाना, इसका एडिटोरियल का मेन उद्देश्य था कि अगर शहर में कोई रह रहा है और उसके पास पैसा है, शहर में रह रहा है कोई, अगर मान लो अमीर व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, तो वो थाली क्या कर रहा है, जो थाली में सारे आइटम होते हैं वो सब खरीद के खा सकता है आसानी से, जो उसको चाहिए प्राथमिक खाना उससे बेहतर खाता है। लेकिन कोई गरीब होगा तो उसके पास ये जो थाली में मूलभूत आवश्यकता है वो शामिल होती है कि नहीं शामिल होती, उसी पे पूरा लेख दिया गया है। तो इसको समझते हैं क्या है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। फरवरी 2024 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने एनएसएसओ द्वारा एक दशक से अधिक अंतराल के बाद घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के प्रकाशन से भारत में गरीबी दर का अनुमान लगाना संभव हो पाया है। अभी हाल ही में एनएसएसओ ने, यानी फरवरी 2024 में एनएसएसओ ने क्या किया था, एक घरेलू उपभोग सर्वेक्षण किया था कि घरेलू उपभोग में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, ठीक है। तो उसी को आधार बना करके लेखक ने इस लेख को लिखा है। तो समझते हैं आगे। उन्होंने कहा विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2025 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक गरीबी दर बहुत कम हो चुकी होगी। मतलब इन्होंने कहा कि अब तक गरीबी बहुत कम हो चुकी होगी, और भारत सरकार भी दावा करती है कि भारत में गरीबी दर में कमी आई है। 2011-12 में जहाँ 16.2% लोग गरीब थे, वही घटकर 2022-23 में 2.3% रह गए। ऐसा भारत सरकार दावा कर रही है। लेकिन आप ये भी तो समझो कि 2011-12 में जो खाना हमको मिलता था, मान लो चावल उस समय मिलता था 20 रुपये किलो, 20 या 25 रुपये किलो चावल मिलता था, लेकिन अभी कितने रुपए किलो मिलता है, मिनिमम 40 या 45, इतना रेट है मार्केट में। क्योंकि देखो मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे इस चीज़ों का आइडिया रहता है कि हाँ 25 रुपये किलो तो मिल ही नहीं सकता चावल, और मिलेगा भी तो कचड़ा मिलेगा। अच्छा चावल 45-50 के ऊपर ही मिलता है, ठीक है। तो एक आम आदमी अगर नॉर्मल जो बिना टूटा हुआ चावल खरीदेगा तो उसको 40 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब 15 रुपये का गैप बढ़ा है। तो भारत सरकार अगर दावे कर रही है कि गरीबी कम हुई है, तो उसको इस आधार पर करना चाहिए कि उसका उपभोग क्या है और उस उपभोग की कीमत क्या है, ठीक है। तब असली चीज़ पता चलेगी। उसी को इस लेखक ने कवर किया है कि भारत सरकार दावे कर रही है कि 2.3% रहेगी, लेकिन वो किस आधार पर कर रही है, वो 2011-12 का जो आंकड़ा था उसको आधार बना के बता रही है। अगर उसको 2025 के संदर्भ में देखा जाए कि 2025 में गरीबी इतनी कम है क्या, तो 2025 के अनुसार देखो कि आज के इस थाली की कीमत क्या होगी। उस समय जो थाली गरीब खरीदता था, उस समय थाली कीमत क्या थी, आज क्या थी। तो एक थाली में दाल चावल रोटी सब्जी अचार थोड़ा सलाद, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस उपभोग के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, थाली में आने वाली भोजन की कीमत पर चर्चा हुई थी कि कितना कीमत खर्च करेगा एक गरीब परिवार या एक सामान्य परिवार की, उसको दोनों समय का मतलब एक थाली सुबह दोपहर की, मध्याह्न भोजन और रात का भोजन डिनर या लंच कह सकते हो, लंच और डिनर दोनों, ये दोनों मिल पाती हैं क्या।
तो इस आधार पर देखोगे तो आज भी भारत में गाँव में 50% लोग दोनों टाइम का खाना नहीं खाते हैं। और क्यों नहीं खा पाते? उनकी मजबूरी नहीं है। मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि शौक से कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा इतना नहीं है कि दोनों टाइम का खाना बेहतर तरीके का खा पाएँ। तो फिर इन्होंने लेखक ने एक तरीके से पीडीएस सिस्टम जो हमारा चल रहा है, पीडीएस सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, पीडीएस, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली के कारण 2 थाली की भी चर्चा की गई कि इसमें सुधार तो दिखाता है। पीडीएस सिस्टम से क्या हुआ कि थोड़ा जो है चावल मिल जाता है गरीब परिवार को। भाई जो राशन मिलता है ना, चावल, उसमें गेहूँ भी मिलता है, तो इससे थोड़ा-सा सुधार तो हुआ, लेकिन क्योंकि पीडीएस सिस्टम में दाल नहीं मिलती, ठीक है, सब्ज़ी नहीं मिलती, फिर अन्य चीज़ें नहीं मिलती, वो तो खरीदनी पड़ेंगी। तो इसके कारण, इस पीडीएम के कारण थोड़ा सुधार, कुछ सुधार तो दिखता है कि जो 50% लोग थाली नहीं खा पा रहे दोनों टाइम, ये 40% दिखता है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में जो 20% लोग थे, इस पीडीएस के कारण केवल 10% है। यानी अगर 100 लोग हैं, इसको ऐसे उदाहरण से समझो कि मान लो ग्रामीण में 100 लोग रहते हैं, तो उसमें से 40 लोग दोनों टाइम का खाना नहीं खाते। यानी 40 लोग क्या कर रहे हैं? दोनों टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं। उनकी मजबूरी क्या है? उनके पास इतना पैसा, इतना धन नहीं है कि वो 2 टाइम का खाना खा सकें। ठीक है? मतलब एक थाली में जितना सामान आता है, वो एक ही टाइम पे चला रहा है सिस्टम। फिर आगे इन्होंने ये भी कहा कि पीडीएस प्रणाली की भूमिका कितनी प्रभावी रही है, इस पे भी सवाल खड़ा किया है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, वो कितना प्रभावी रहा है, किसके लिए? गरीबों के लिए। आगे उन्होंने ये भी बताया कि दालों का जो सेवन है, उसमें पीडीएस जो दालों का सेवन, क्योंकि प्रोटीन का एक ही मात्र आधार है गरीबों के लिए, दाल। तो चूँकि दाल जो है पीडीएस सिस्टम में आती नहीं है। आपने कभी सुना है कि जो है राशन में दाल बँट रही हो? कभी-कभी विशेष अवसरों पर बँटती है, ऐसा नहीं कि नहीं बँटती। तो विशेष अवसरों पर ये कह सकते हो, विशेष कार्ड वाले जिसे कहते हैं ना, कि जो जिनकी लाल राशन कार्ड है या रेड कलर का राशन कार्ड है, उनको दाल, चीनी और ज़्यादा चावल, ज़्यादा गेहूँ मिलता है। लेकिन सामान्य जो राशन कार्ड वाले हैं, उनको दाल नहीं मिलती। तो इस कारण से भी पीडीएस सिस्टम में कहीं न कहीं कमियाँ हैं, उसमें ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि गरीबों को एक पूर्ण भोजन मिल सके। तो कुल मिला के दाल के सिस्टम जो प्राथमिक भोजन होना चाहिए एक सामान्य परिवार को, वो कितना हो, कितना नहीं हो, उसके संदर्भ में पूरा एडिटोरियल था। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज इतना ही रखते हैं। और आप इसी तरह हमारे चैनल को जो है देखते रहिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि कई लोग देख कर के सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करके जाया करो ताकि हम लोग को भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ये मेन उद्देश्य नहीं सब्सक्रिप्शन लेना या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमको हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सुनना शुरू करें ताकि उनका जो कुछ न कहीं कमी है वो पूरी हो सके, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।